Hello everyone, welcome back to my channel. And today we are going to study about science 5th chapter, coal and petroleum. Means ये 8th क्लास का साइंस का 5th चैप्टर है. ठीक है. जो कि है कोयला और पेट्रोलियम के बारे में बताया गया है. तो बेसिकली कोयला और पेट्रोलियम क्या है? कोयला और पेट्रोलियम जो होता है वो एक ऐसा पदार्थ हमारी प्रकृति से हमें प्राप्त होता है जो कि डिफरेंट फॉर्म्स में होता है. मतलब कोयला जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है, पेट्रोलियम जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है. ठीक है. और कोयला जो होता है वो हमें कैसे प्राप्त होता है? हजारों सालों से जो हमारे जितने भी जीवाश्म, पेड़, जंतु ये सारे जो थे वो जमीन के अंदर दब गए थे और उनसे ही हमें ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं. जैसे बहुत सारे पेड़ पौधे जो थे वो जमीन में धंस गए और वो बहुत सालों तक वहीं पर रह गए. तो हम ये प्रोसेस पढ़ेंगे कि क्या हुआ और कैसे प्राप्त हुआ, लेकिन ये हजारों सालों के बाद ये सारी चीजें हमें मिलती हैं और ये एक लिमिटेड पीरियड तक हैं. ठीक है. ये हमेशा नहीं रहेंगी प्रकृति में, ये एक सीमित अवस्था में पाई जाती हैं जिनको कि हम अभी यूज कर रहे हैं. ठीक है. तो कोयला कैसे बनता है? कोयला बेसिकली कार्बन से बना होता है. कोयला जो है, ये जो कोयला है वो कार्बन से बना होता है. पेट्रोलियम क्या होता है? वो द्रव अवस्था में पाया जाता है. और एक और है सीएनजी. सीएनजी जो होता है वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है. तो ये तीन चीजें हम पढ़ेंगे. ठीक है. तो मैं वन बाय वन पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करती हूँ. ठीक है. हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं. इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया जाता है. तो ये क्या बोल रहा है? कुछ पदार्थों का जो निर्माण है वो मानवीय, मतलब कुछ जो है हम खुद बनाते हैं, मानवीय प्रयासों से बनते हैं, और कुछ जो होते हैं प्रकृति में पाए जाते हैं. तो इनमें जो प्रकृति में पाए जाते हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम और सीएनजी जो होती है ये हमें प्रकृति से प्राप्त होता है. तो उनके बारे में बताया गया है. ठीक है. क्या इस सूची में, तो इसका क्या बोल रहा है, ये प्राकृतिक और प्रकृति से क्या क्या मिलता है और मानव निर्मित क्या क्या पदार्थ है उनके बारे में एक सूची बनाएगी. क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित हैं? वायु, जल, मृदा और खनिज एक ऐसी चीजें हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं, क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं. ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं. तो इनको ही हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं. जो कि वायु, जल, मृदा, कोयला, खनिज, ये सारी चीजें जो हमें प्रकृति से मिलती हैं इनको ही हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं. अभी बूझो एक सवाल कर रहा है, क्या हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं? तो नहीं, हम हमेशा इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते. ये लिमिटेड पीरियड तक है, सीमित अवस्था में है. क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? जल के बारे में आप कक्षा 7 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. क्या जल एक असीमित संसाधन है? ठीक है. ये बोल रहा है क्या एक जल एक असीमित संसाधन है? तो बिल्कुल ये जल जो है वो एक असीमित संसाधन है जिसको कि हमें बहुत सावधानी से यूज करने की जरूरत है. प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से दो वर्गों में बांटा गया है. तो प्रकृति में जो चीजें हमें मिलती हैं उसको दो वर्गों में बांटा गया है. एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन जो है उसको इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं. ठीक है. और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन को एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं. ठीक है. तो इन एग्जॉस्टिबल में क्या क्या आता है? अक्षय प्राकृतिक संसाधन. ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और मानवीय क्रियाकलापों से प्राप्त
होने मानवीय क्रियाकलापों से प्राप्त होने वाले नहीं हैं। जैसे उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश और वायु। तो सूर्य का प्रकाश और वायु एक ऐसे संसाधन है जो मानवीय क्रियाकलापों से प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, इसे मनुष्य ने नहीं बनाया है, ये खुद से बने होते हैं, मतलब खुद से ही इनका निर्माण हुआ है। ठीक है। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, एग्जॉस्टेबल प्राकृतिक संसाधन क्या क्या है? तो सूर्य का प्रकाश और वायु जो है ये एक ऐसी चीज है जो असीमित मात्रा में उपलब्ध है। और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या आता है? वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। ठीक है। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, तो जो चीज लिमिटेड मात्रा में प्रकृति में पाया जाता है उनको ही कहते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। ठीक है। इसमें एक क्रियाकलाप दे दिया है, जैसे कि पॉपकॉर्न, मूंगफली, भुने हुए चने, टॉफियाँ, ये सारे आप एक डब्बे में एक इसमें रख लीजिए और उसे पंक्तियाँ बना दीजिए, कुछ लोगों की पंक्तियाँ बना दीजिए, पहली, दूसरी और तीसरी, और एक बारी बारी कर लोगों को देते जाइए। तो अंत में क्या होगा, जो लास्ट वाली पंक्ति होगी जहाँ तक चीज़ें पहुँचेंगी वो धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएंगी। ठीक है। तो वही ये इस पूरे इसमें बताया है। तो जैसे जैसे हम इन प्राकृतिक संसाधनों का यूज करते जाएंगे वैसे वैसे उनकी मात्रा घटती जाएगी और उनको तो हम बना भी नहीं सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि पात्रों के खाद्य पदार्थ, कोयला, पेट्रोलियम, तो ये जो चीजें यहाँ पे इसने डालने बोला, जैसे कि चने, टॉफिया, ये सब, पॉपकॉर्न, मूंगफली, उसके जगह पे ये क्या बोल रहा है कि खाद्य पदार्थ कोयला और पेट्रोलियम गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समूह का उपयोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है। प्रत्येक समूह का उपयोग जो होता है प्रतिरूप भिन्न हो सकता है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची है? हो सकता है कि कुछ समूह में पहली पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विषय में चिंतित हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो प्राकृतिक संसाधन है ये जनरेशन वाइज, मतलब अभी जैसे कुछ चीज़ें बची हुई तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जो होगी वो घटती चली जाएंगी। इसके बारे में बताया है। इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों, जीवाश्मों से होता है। तो इनका निर्माण जो होता है प्राकृतिक संसाधन कैसे होता है? सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों, जीवाश्मों से होता है। इन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। ठीक है। तो इसको जीवाश्मी ईंधन को इंग्लिश में फॉसिल कहते हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। अभी कोयला कहाँ से आया ये बता रहा है आपको। आपने कोयला देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा। यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। ठीक है, ये है कोयला। खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने में के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करते हुए भी किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उपयोगों से में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। पहले कैसे उसका उपयोग किया जाता था? ट्रेन के इंजन को चलाने में उसका उपयोग किया जाता था, रेल इंजन में उसका उपयोग किया जाता था। ठीक है। और खाना पकाने में भी इसका भरपूर मात्रा में उपयोग किया जाता था।
अभी बता रहे हैं कोयले की कहानी। कोयले की कहानी क्या है, कहाँ से आया कोयला, कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और यह कैसे बनता है, पहली पूछ रही है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। ठीक है, बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए, मतलब वो दब गए। ठीक है, संपीड़ित हो गए, सिकुड़ गए। संपीड़ित का मतलब सिकुड़ जाना होता है। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। तो ये क्या बोल रहा है, बहुत 300 मिलियन वर्ष पूर्व जो भी पृथ्वी के निचले जलीय क्षेत्रों में जो घने वन थे, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या हो गए, मिट्टी के अंदर दबते चले गए और धीरे धीरे वो सिकुड़ते चले गए, संपीड़ित होते चले गए। और जैसे जैसे वे गहरे होते गए, जैसे जैसे उसके ऊपर मतलब मिट्टी आती गई, उनका ताप भी बढ़ता गया। अंदर जब वो पेड़ रह गए तो उनका ताप भी बढ़ता गया, क्योंकि उनको हवा नहीं मिल पा रही थी, और चूंकि वो टूट चुके थे और हवा नहीं मिल पा रही थी, और उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टियां भी ऊपर से आती जा रही थी, तो इसलिए वो उसका ताप भी बढ़ता गया। उच्च ताप और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित होते गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक है, मृत वनस्पति का जो धीरे धीरे कोयले में परिवर्तन जो होता है उसको क्या कहते हैं, कार्बनीकरण, उसी को कहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना होता है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन, कोयले को क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, क्योंकि ये वनस्पति के अवशेषों से बना होता है। चित्र 5.2 में एक कोयले की खान को दिखाया गया है। 5.2 में क्या दिखाया गया है, कोयले की खान को दिखाया गया है। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, उद्योग में कोयले का प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोल tar और कोयला गैस। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, कोयले के प्रक्रम उद्योग में मतलब कारखानों में, फैक्ट्रीज में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। कोयले का जब प्रक्रमण किया जाता है तो कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। वो क्या क्या है, कोक, कोल tar और कोयला गैस, ये 3 चीजें प्राप्त की जाती हैं। तो कोक क्या है, ये एक कठोर संरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात और औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग, ये जो है ये कठोर पदार्थ होता है, कठोर होता है, संरंध्र होता है और काला होता है। ठीक है, कार्बन के लगभग शुद्ध, ये कार्बन का एक शुद्ध रूप होता है। कोक का उपयोग इसका इस्तेमाल औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। मतलब बहुत सारे मेटल्स को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, कोल tar, यह एक अप्रिय गंध वाला, अप्रिय गंध मतलब इसकी जो स्मेल होती है वो अच्छी नहीं होती है, काला गाढ़ा द्रव होता है, काला गाढ़ा द्रव के जैसा होता है। ठीक है, यह लगभग 200 वर्षों का मिश्रण, 200 पदार्थों का मिश्रण है। ये क्या है, 200 पदार्थों का मिश्रण होता है कोल tar। कोलता से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम में आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों
जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक पेंट, फोटोग्राफी सामग्री, फोटोग्राफिक सामग्री एवं छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। रोचक तथ्य है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नैप्थलीन को की गोलियों को भी कोल तार से, अच्छा नैप्थलीन की जो व्हाइट कलर की गोलियां होती हैं उनको भी कोल तार से ही बनाया जाता है। ठीक है। आजकल पक्की सड़कों का निर्माण, पक्की सड़कों का जो निर्माण हम देखते हैं ना, सड़कों को बनाते हैं, वो भी कोल तार से ही होता है। ठीक है। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर, ठीक है, कोल तार के स्थान पर क्या किया जाता है? पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमीन का प्रयोग किया जाता है। कोयला गैस, अभी कोयला गैस क्या है? कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होता है। तो जब हम ये कोक बनाते हैं ना, तो हमें उस समय कोयला गैस प्राप्त होता है उसके प्रक्रम बनाने के क्रम में। यह कोयला प्रक्रम संयंत्र के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है। लंदन में 1810 1810 ईस्वी में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों को रोशनी के लिए सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। तो कोयला गैस का उपयोग कैसे किया जाता था? पहले रोशनी के लिए किया जाता था, लेकिन आजकल इसका उपयोग किया जाता है, उसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। अभी आ जाते हैं कोयले के बारे में तो बात हो गई। अभी हम आ जाते हैं पेट्रोलियम। तो हमने क्या देखा था? पेट्रोलियम जो होता है वो द्रव की अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। तो आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर और कारों में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। ठीक है। ये कैसे प्राप्त होते हैं? प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं। ये जो है वो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिसे हम ईंधन कहते हैं, जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर ये रेत तथा मिट्टी की सतहों पर से ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों में परिवर्तित कर दिया। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? या पेट्रोलियम दब गया, उसके बाद फिर उसके ऊपर सबसे ऊपर जल है, फिर उसके बाद यहाँ पे तेल जो होता है, जो कि वो पानी के ऊपर आता है, मतलब तेल जो होता है वो पानी में तैरता है, इसलिए तेल यहाँ पे आ गया और इसके ऊपर गैस हो गया। ठीक है। चित्र 5.4 देखिए, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों है? याद करिए, तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और इसमें मिश्रित नहीं होते। तो तेल और गैस जो होते हैं वो क्या होते हैं? जल से हल्के होते हैं। तेल और गैस जो होते हैं वो जल से हल्के होते हैं और इसके ऊपर आ जाते हैं, जल में मिश्रित नहीं होते हैं। विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया
विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ था? पेंसिल्वेनिया में था, जो कि है अमेरिका में। 1859 में प्रवेदित ड्रिल पहली बार ड्रिल किया गया और ड्रिल से निकाला गया पेट्रोलियम। ठीक है। 8 वर्ष बाद 1867 में असम, इंडिया में कब आया? असम में 1867 में के माकुम नामक स्थान पर, माकुम नाम याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदी के बेसिन में पाया जाता है। पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है। यह विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों प्रभाजनों को पृथक करने का प्रक्रम जो होता है वो परिष्करण कहलाता है। तो पेट्रोलियम का, ये क्या बोल रहा है? पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव होता है। कैसा होता है? इसका कलर गहरे रंग का होता है। ठीक है। इसकी गंध अप्रिय होती है, मतलब इसकी अच्छी गंध नहीं होती है। ठीक है। यह विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। इतनी सारी चीज़ों का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों प्रभाजों को पृथक करने का जो प्रक्रम है, अच्छा, ये सारी चीज़ों से मिलकर पेट्रोलियम बना होता है। तो इसको जब पृथक करते हैं उसको ही परिष्करण कहते हैं। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करण में संपादित किया जाता है। पेट्रोलियम परिष्करण का एक ये होता है, जैसे कि ये वाला जो दिया गया है ना, वो, तो इसके अंदर उसको पहले अलग अलग किया जाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग सारणी 5.1 में दिखाए गए हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी घरों में उपयोग किया जाता है। पेट्रोल जो है वो मोटर ईंधन और शुष्क धुलाई के लिए किया जाता है। मिट्टी का तेल जो है वो स्टोव, लैंप, जेट वायुयान के लिए किया जाता है। डीजल का उपयोग किया है भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनरेटरों के लिए ईंधन का उपयोग किया जाता है। स्नेहक तेल क्या होता है? स्नेहन में उसका उपयोग किया जाता है। पैराफिन मोम जो होता है वो पैराफिन मोम मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में उपयोग किया जाता है। बिटुमेन का तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। पेंट और सड़क निर्माण में किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से बहुत सारे उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। पेट्रोलियम, इन्हें पेट्रो रसायन, तो ये जो पेट्रोलियम और इससे बहुत सारे रासायनिक उपयोग जो इसके जो पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं उसको इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पेट्रो रसायन कहते हैं। इसका उपयोग अपमार्जक, रेशे, प्लास्टिएस्टर, पॉलिस्टर, सॉरी, रेशे, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि में किया जाता है। पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों, यूरिया के उपयोग हेतु किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त जो हाइड्रोजन का गैस का उपयोग जो होता है वो यूरिया के रूप में किया जाता है। ठीक है। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम जो है
वो काला सोना, अच्छा, पेट्रोलियम का जो है वो अपने हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा है, इसलिए पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। प्राकृतिक गैस क्या है? प्राकृतिक गैस क्या है ये जान लेते हैं। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सफलतापूर्वक हो सकता है। प्राकृतिक गैस का उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक प्राकृतिक गैस का उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। सीएनजी का उपयोग क्यों किया जाता है? ऊर्जा उत्पादन के रूप में किया जाता है। ठीक है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों ईंधन के रूप में भी किया जाने लगा है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी, अच्छा, ये क्या होता है? कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें, केरोसिन, ये सारी चीज़ों से जब हम गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं, केरोसिन, सॉरी, पेट्रोल वगैरह से जब हम गाड़ी चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा वो इन्वायरमेंट प्रदूषित होता है। लेकिन जब हम प्राकृतिक गैस में परिवहन के लिए हम इसका सीएनजी का उपयोग करते हैं, तो उसमें प्रदूषणकारी जो गैस होते हैं वो नहीं निकलते हैं। तो सीएनजी एक बहुत अच्छा सोर्स है, जिससे कि हम गाड़ियों को चलाने में इसका यूज़ कर सकते हैं। एक स्वच्छ ईंधन, इसे सीएनजी को क्या कहते हैं? एक स्वच्छ ईंधन कहते हैं। ठीक है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधे जलाया जा सकता है, जहां आपकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से भी जा सकती है। जहाँ इसकी आपूर्ति जो है वो पाइपों के माध्यम से भी लोगों को पहुंचाई जा सकती है, ऐसा बता रहा है। पाइपलाइनों का ऐसा जाल बड़ोदरा गुजरात में पाया जाता है। पाइपलाइनों का, सीएनजी पाइपलाइन का ऐसा जो ये है, पाइपलाइन कहाँ बनाया गया है? गुजरात में। दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर भी, दिल्ली के कुछ भागों में भी ये उपलब्ध है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रासायनिक और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस कहाँ-कहाँ मिलता है? त्रिपुरा में, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है प्राकृतिक गैस। ठीक है। तो त्रिपुरा एक हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र 3 हो गया, और कृष्णा गोदावरी डेल्टा ये 4 हो गया। तो बुझो अभी पूछ रहा है, क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक जैसे गैस बनाए जा सकते हैं? तो ये क्या पूछ रहा है कि हम प्रयोगशाला में क्यों नहीं बना सकते हैं? जब मृत चीज़ों से ही बनती है, तो ये सब चीज़ें तो हम प्रयोगशाला में क्यों नहीं बना सकते हैं? तो वो पहेली जवाब देती है, नहीं, इसका बनना एक बहुत धीमा प्रक्रम है, और इसके बनने की परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती। तो ये जो है वो धीरे 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 संपीड़ित होता है, बनता है जमीन के, मतलब धरती के नीचे, लेकिन इसे मनुष्य अपने अपने तरीके से नहीं बना सकता है। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। ठीक है। कुछ प्राकृतिक संसाधन जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे वातावरण में बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं। आपने इस अध्याय में के प्रारंभ में पढ़ा कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले हैं। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। कोयला और पेट्रोलियम जो है वो जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। जीवों के ईंधन में प्राकृतिक परिवर्तन के लिए, मृत जो जीवों का, जब जीव जो है वो मरते हैं, तो इससे ईंधन प्राप्त करने में बहुत समय लग जाता है। ठीक है। लाखों वर्षों का समय लगता है।
दूसरी ओर इनके इनके ज्ञात भंडार बहुत कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। तो ये क्या बोल रहा है, जो भी प्राकृतिक गैस हमारे पास अभी उपलब्ध है वो और कितने साल चलेगा, 100 साल ही चल पाएगा। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। ये ईंधन जब जलते हैं तो वायु प्रदूषित करते हैं। इनका संबंध विश्व उष्णन इनका संबंध क्या है, विश्व में उष्ण की जो मात्रा है, जो गर्मी बढ़ रही है, इनकी वजह से भी बढ़ रही है, क्योंकि ये पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में और पॉल्यूशन से गर्मी बढ़ती है। अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। तो बहुत ज़्यादा जब आवश्यक होगा तभी इसका उपयोग करना चाहिए, ये ऐसा बता रहा है। इसके परिणाम स्वरूप बेहतर बनेगा विश्व उष्णन का काम खतरा रहेगा। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा। ये जो हम सारे प्रोसेस करेंगे, इससे हमारा जो पर्यावरण है वो एक बेहतर पर्यावरण बनेगा और हम उसमें आराम से रह भी सकते हैं। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (PCRA) लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति में चलाएं। यातायात लाइट जो होती है, जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, पर अथवा तो उस समय क्या करें, गाड़ी के इंजन को बंद कर देने के लिए कह रहा है। ठीक है, टायरों का दाब सही रखिए, नहीं तो फिर ज़्यादा आपका डीजल पेट्रोल जो भी है वो ज़्यादा खींचेगा। ठीक है, गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए। गाड़ी को अच्छी तरह से रख रखाव करना भी ज़रूरी होता है। तो इसमें क्या बता रहा है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों में लाखों वर्ष पूर्व हुआ था। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है। कोयला और कोयले से प्राप्त उत्पादक हैं। ठीक है, पेट्रोलियम के परिष्करण से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल आदि प्राप्त होते हैं। तो पेट्रोलियम का परिष्करण जब किया जाता है तो उससे हमें ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। कोयला और पेट्रोलियम के संसाधन सीमित हैं। हमें इन्का न्यायोचित उपयोग करना चाहिए। क्या बोल रहा है, ये सारी चीज़ें जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें कोयला और पेट्रोलियम जो है ये बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध है हमारे इन्वायरमेंट में, इसलिए हमें इसका काफ़ी अच्छे से यूज़ करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।